हेलो दोस्तों। कोरोना वायरस एक ऐसी पैंडेमिक जिसने आज से 4 साल पहले बहुत तबाही मचाई थी। इसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों लोगों का रोजगार बंद हो गया और तो और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ गई। तो बिना कोई आलतू फालतू बात किए चलिए जानते हैं कि यह वायरस कहाँ से आया। खैर ये तो आपको पता ही है कि चाइना से आया, लेकिन इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि इन जानकर आपको नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में आपको मजा भी आएगा। तो ये वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, किसने को इन्फेक्ट किया, किसको ज्यादा किया, किसको कम किया, इंटरेस्टिंग डेटा और स्टैटिस्टिक्स यानी इस वायरस की पूरी कुंडली को खोल देते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस वायरस की हिस्ट्री को, ये वायरस कहाँ से आया और कैसे आया। तो ऐसा माना जाता था कि यह वायरस जानवरों से आया है, यानी इसका नेचुरल ओरिजिन एनिमल्स में था। और अगले 2021 में यह प्रूव भी हो गया जब एक ज्वाइंट स्टडी जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट की गई थी, वह यह दिखाती है कि यह वायरस एक ऐसे कोरोना वायरस से डिसेंड हुआ था जो कि जंगली चमगादड़ों को इन्फेक्ट करता था और उसी के जरिए इंसानों तक फैला। तो ये तो पता चल गया कि यह वायरस किससे आया। चलिए अब जानते हैं कि यह वायरस कहाँ से आया। तो जुलाई 2022 को साइंस जर्नल में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग यह वायरस पहली बार इंसानों में नवंबर 2019 में यूनान से फूड मार्केट से फैला, जो कि वुहान शहर में है, चाइना में। और ये ट्रांसमिशन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर लाइव वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता था जीवित जानवरों का, जिसमें चमगादड़ भी शामिल थी। बताइए चीन के लोगों का कुछ भी एंटीसेंट खाने की वजह से पूरी दुनिया को कितना नुकसान झेलना पड़ा। खैर छोड़िए। और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग कुछ सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, नेचुरल इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन और वाइल्ड लाइफ ट्रेड ऐसे वायरल स्पिल ओवर्स के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और अवेलेबल एविडेंस को यही कहते हैं कि यह वायरस चमगादड़ों से आया और वुहान शहर में फैला दिसंबर 2019 में। लेकिन कुछ साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि हो सकता है कि यह वायरस गलती से लीक कर गया हो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लेबोरेटरी से। और यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी का तो इस पे मिक्स्ड व्यू है, लेकिन ओवरऑल सब लोग यही मानते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि यह वायरस बायोलॉजिकल वेपन की तरह बनाया गया था या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड था। और इसके कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जो ये साबित कर सके कि पैंडेमिक से पहले यह वायरस किसी लेबोरेटरी में प्रेजेंट था। तो चलिए अब देखते हैं कि यह पैंडेमिक डेट वाइज कब से शुरू हुआ और आगे चल के क्या क्या हुआ। तो इस वायरस का पहला कंफर्म केस वुहान में पाया गया था, ये तो क्लियर है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल पब्लिकेशन यह कहता है कि इस डिजीज का सबसे पहला सिम्टम 8 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया गया था। और दिसंबर में ही यह इन्फेक्शन इंसानों से इंसानों में फैलना शुरू हो गया, जिससे कोविड-19 केसेस की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। जहां पर 20 दिसंबर तक कोरोना वायरस केसेस की संख्या 60 थी, वहीं 31 दिसंबर आते आते वह 266 तक पहुंच गई। और इस आउटब्रेक के शुरुआती स्टेजेस में नंबर ऑफ केसेस डबल होते गए हर 7.5 दिनों में। और मिड जनवरी 2020 तक यह वायरस चाइना के अलग अलग प्रोविंसेस में भी फैलने लगा, जिसे और बढ़ावा दिया चाइना के न्यू ईयर माइग्रेशन में। और 20 जनवरी 2020 को चाइना लगभग 140 नए केसेस रिपोर्ट करता है कोविड-19 के सिर्फ और सिर्फ एक दिन में, जिसमें से 2 लोग बीजिंग शहर के थे और एक शेंजिंग के। और ऑफिशियल रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि उस समय तक लगभग 6000 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी सिम्टम डेवलप कर चुके थे इस वायरस के, और हो सकता है बहुत लोग इन्फेक्टेड भी हों। और फाइनली 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि इस वायरस का नामकरण कैसे किया गया, यानी इसका नोमेनक्लेचर। तो इसके शुरुआती आउटब्रेक में जो कि वुहान में हुआ था, इस वायरस को जनरली कोरोना वायरस या वुहान कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता था। और इससे जो डिजीज फैलती थी उसको जनरली वुहान निमोनिया के नाम से जाना जाता था। और ऐसे ही पास्ट में कई बार कई डिजीजों के नाम जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पर दिए जा चुके हैं, जैसे कि स्पेनिश फ्लू, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड जिका वायरस। तो जनवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 2019 nCoV एंड 2019 nCoV एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज रिकमेंड किए एज इंटरिम नेम इस वायरस और इससे होने वाली डिजीज के लिए। और मैंने इंटरिम नेम्स क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों नाम शॉर्ट टर्म के लिए दिए गए थे। और इन नामों को 2015 के गाइडेंस एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर दिया गया था, जिसमें किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन या ग्रुप ऑफ पीपल के नाम पे किसी भी वायरस या डिजीज का नाम नहीं रखा जा सकता था। और ये इसलिए था ताकि वहाँ की धरती पर या वहाँ के लोगों पर यह कलंक न लगे कि ये वायरस तो वहाँ से आया है।
और इस वायरस और डिजीज के लिए ऑफिशियल और परमानेंट नेम WHO ने 11 फरवरी 2020 को रिलीज किया था, जो कि था कोविड-19 और SARS-CoV-2, जिसमें कोविड-19 को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था कोरोना वायरस डिजीज 2019 के बदले। और WHO ज्यादातर कोविड-19 वायरस या द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 नेम्स यूज करता था अपने पब्लिक कम्युनिकेशंस में। यहाँ तक इसका नामकरण तो हो गया, तो चलिए अब जानते हैं इस वायरस के डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ये कितना और कहाँ फैला है। तो कोरोना वायरस के डेटा और स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए हम वर्ल्डोमीटर के वेबसाइट की मदद लेंगे। तो इसमें दिए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2019 यानी जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ से लेकर अप्रैल 2024 तक, क्योंकि इसमें लास्ट अपडेट 13 अप्रैल 2024 को किया गया था, लगभग 70 करोड़ 47 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 70 लाख 10 हजार से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 67 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। और अगर बात किया जाए एक्टिव और क्लोज्ड केसेस की, तो इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग माइल्ड कंडीशन में है, यानी ज्यादा सीरियस नहीं है, जबकि लगभग 35,000 लोग सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में है। और क्लोज केसेस यानी जिसका कोई ना कोई परिणाम निकल चुका है, तो उसकी संख्या 68 करोड़ 26 लाख से ज्यादा है, जिनमें से जैसा कि मैंने बताया कि 67 करोड़ 56 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं और 70 लाख 10 हजार लोगों की डेथ हो चुकी है। तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो ये ग्राफ डेली कितने न्यू केसेस सामने आ रहे थे कोरोना वायरस के इस पूरे पैंडेमिक के दौरान, उसके डेटा को दर्शाता है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि 21 जनवरी 2022 को सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं एक दिन में, जो कि 38 लाख 27 हजार से भी ज्यादा है। और इस दूसरे ग्राफ में डेली कितने लोगों की मृत्यु हो रही थी उसके डेटा को दर्शाया गया है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ 21 जनवरी 2021 को रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 17,000 से भी ज्यादा था। और अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो सारे देशों में से सबसे ज्यादा केस यूएसए में सामने आए हैं, जो कि 11 करोड़ 18 लाख से भी ज्यादा है। और वहीं दूसरे नंबर पर इंडिया भी है, इसमें 4 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इसके बाद की लिस्ट आप देख ही सकते हैं। और इसमें से एक हैरानी की बात यह है कि जहां से निकलकर यह वायरस पूरी दुनिया में फैला, यानी चाइना से, वहां से 5 लाख केसेस दिखाई दे रहे हैं। खैर, अगर आपको और कुछ भी देखना हो इस डेटा में से, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं उन साइन और सिम्टम्स को, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो। वो लोग जिन्हें कोविड-19 होता है वो अलग अलग सिम्टम्स डेवलप करते हैं और उनके सिम्टम्स चेंज भी हो सकते हैं टाइम के साथ। तो अगर इनकी ग्रुपिंग की जाए तो 3 कॉमन क्लस्टर्स सामने आते हैं कोविड-19 के सिम्टम्स के, जिसमें से पहला है रेस्पिरेटरी सिम्टम क्लस्टर, यानी वो सिम्टम्स जो लंग्स से रिलेटेड हैं और उनमें बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि कफ यानी खांसी, स्प्यूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फीवर। और दूसरा है मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम क्लस्टर, यानी जिसमें मसल और स्केलेटन आदि शामिल होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट पेन यानी घुटनों का दर्द, हेडेक एंड फटीग। और तीसरा है डाइजेस्टिव सिम्टम क्लस्टर, जिसमें एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द, वॉमिटिंग और डायरिया आदि शामिल होते हैं। और उन लोगों में जिन्हें पहले से ही नाक, कान या गले की बीमारी है, उनमें लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट रिपोर्ट किया गया है कोविड-19 के लगभग 88% सिम्टोमेटिक केसेस में से। और उन लोगों में से जिनमें कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उनमें से लगभग 81% लोग सिर्फ और सिर्फ माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम ही शो करते हैं, जबकि 14% लोग सीवियर सिम्टम डेवलप करते हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और बचे हुए 5% पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिम्टम डेवलप कर देते हैं, जिन्हें या तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गई सिम्टोमेटिक केसेस की बात। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, लगभग 1/3 लोग, जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नोटिसेबल सिम्टम नहीं दिखाया, यानी जिनके अंदर कोविड-19 को पहचानने लायक सिम्टम नहीं दिखे हैं। और ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादातर टेस्ट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ये डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। तो उन सिम्टम्स के बारे में तो हमने देख लिया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन उसे कंफर्म कैसे करेंगे? चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो किसी व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है या नहीं, इसका अंदाजा तो हम सिम्टम्स से लगा ही सकते हैं, लेकिन उसे कंफर्म किया जाता है यूजिंग आरटीपीसीआर यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या अदर न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग। ये दोनों मेथड
वायरस के आरएनए फ्रैगमेंट्स के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है या नहीं। और लेबोरेटरी टेस्टिंग के साथ साथ चेस्ट सीटी स्कैन भी इस्तेमाल होते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए, जिनमें एक हाई क्लिनिकल सस्पिशन होता है इन्फेक्शन का। और डिटेक्शन ऑफ पास्ट इन्फेक्शंस, यानी किसी व्यक्ति को लंबे समय से इन्फेक्शन है तो उसे सेरोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है जो कि बॉडी द्वारा प्रोड्यूस की गई थी वायरस के रिस्पॉन्स में। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कोविड-19 के केसेस को कंफर्म किया जा सकता है। तो कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम्स और कंफर्मेशन के बाद चलिए अब जानते हैं इसके वैक्सीन के बारे में। तो कोविड-19 पैंडेमिक से पहले हमारे पास एक इस्टेब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज थी इस वायरस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, क्योंकि इस वायरस के आने से पहले भी SARS-CoV-1 और MERS-CoV वायरस फैले थे इस दुनिया में, जो कि उसी वायरस से डिसेंड हुए थे। इस वायरस से कोविड-19 वायरस डिसेंड हुआ था और इसीलिए पहले वाले का नाम SARS-CoV-1 था और इसका नाम SARS-CoV-2। और ये नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ इस वायरस के वैक्सीन को जल्दी डेवलप करने में। तो दिसंबर 2020 में कोविड-19 का पहला वैक्सीन आया, जो कि लोगों तक इमरजेंसी ऑथराइजेशन और कंडीशनल अप्रूवल के साथ पहुंचा। और कोविड-19 के वैक्सीन को ज्यादातर क्रेडिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसने इस वायरस को फैलने से रोका और इससे होने वाली डेथ रेट को कम किया। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग, जो कि जून 2022 में कंडक्ट की गई थी, कोविड-19 के वैक्सीन ने 1,44,00,000 से लेकर 1,98,00,000 डेथ को रोका है 185 कंट्रीज में लगभग एक साल के अंदर। और कोविड-19 वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सोरनेस, रेडनेस, रैश, इन्फ्लेशन एट इंजेक्शन साइट, फटीग, हेडेक, मसल पेन, ज्वाइंट पेन एक्सेट्रा, जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों में। और एज ऑफ मई 2024 लगभग 13.58 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्टर हो चुके हैं पूरी दुनिया में, नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसीज के ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो अब इन सारी चीजों के बाद चलिए जानते हैं कुछ अंदर की बात, यानी इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट। तो कोरोना वायरस की सीवियरिटी यानी गंभीरता को नापने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पैमाना है, जिसे इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेशियो या इन्फेक्शन फर्टिलिटी रिस्क भी कहते हैं। और इसे कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द डिजीज बाय द टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। यानी इसका सीधा सा काम है ये बताना कि कितने परसेंट लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनमें से। तो दिसंबर 2020 का एक सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस ये एस्टिमेट लगाता है कि इस पैंडेमिक के फर्स्ट वेव के दौरान IFR रेट 0.5 से 1% के बीच था कई लोकेशंस में, जैसे कि फ्रांस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड एंड पुर्तगाल, और बिटवीन 1% टू 2% दूसरे जगहों पर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लिथुआनिया एंड स्पेन। और यह रेशियो 2% को पार कर गया था इटली में। और यह स्टडी यह भी दिखाती है कि इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट में ये डिफरेंसेस ज्यादातर पॉपुलेशन में एज कंपोजिशन के डिफरेंसेस की वजह से ही आए हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट यानी IFR चिल्ड्रन और यंगर एडल्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। एग्जाम्पल के लिए 0.002% एट एज 10 एंड 0.01% एट एज 25। लेकिन इसके बाद यह रेट बढ़ता जाता है जैसे जैसे लोगों की उम्र ज्यादा होती है, जैसे कि 0.4% एट एज 55, 1.4% at age 65, 4.6% at age 75 and more than 15% at age 85। और ये रिजल्ट्स WHO की रिपोर्ट में भी हाईलाइट हुए हैं, जो कि दिसंबर 2020 में इश्यू किया गया था। और इनमें से एक फैक्ट ये भी है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट ज्यादातर देशों में मेन में ज्यादा पाया गया है एज कम्पेयर टू वुमेन, यानी पुरुषों का कोविड-19 से मरने की संभावना ज्यादा है महिलाओं के मुकाबले। और हालांकि कुछ देशों में जैसे कि इंडिया, नेपाल, वियतनाम एंड स्लोवेनिया ये चीज बिल्कुल उल्टी है, लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए तो मेन ज्यादा एडमिट होते हैं ICU में और उनके मरने की संभावना ज्यादा होती है महिलाओं से। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और एक रिव्यू यह बताता है कि चाइनीज मेन के मोर्टेलिटी रेट में ये डिफरेंसेस लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल की वजह से आए हैं, ना कि जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। स्मोकिंग, जो कि मेनली एक मेल एक्टिविटी है बहुत सारे देशों में जिनमें चाइना भी शामिल है, इस हैबिट की वजह से ही मेन में ज्यादा फर्टिलिटी रेट होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। और कुछ और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से मेन में ज्यादा फर्टिलिटी रेट हो जाता है वुमेन की कंपैरिजन में, जैसे कि सेक्स बेस्ड इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंसेस, लेसर प्रिविलेंस ऑफ स्मोकिंग इन वुमेन एंड हाइपरटेंशन एट यंगर एज इन मेन एक्सेट्रा।
ये सारी चीजें पुरुषों में मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा देती हैं महिलाओं के मुकाबले।